हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू सनशाइन में। हमने इससे पहले लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है हमारी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स। ओके, तो हम पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। विशेषताएं क्या होती हैं अधिगम की या सीखने की? तो व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन को जो कि अनुभव का परिणाम है, जो व्यक्ति को आने वाली परिस्थिति का यहाँ पर परिस्थिति गलत लिख गया है, इसको आप ठीक से समझिए। इसको आने वाली परिस्थिति का भिन्न प्रकार से मुकाबला करने को तैयार करता है, हम उसे सीखना कहते हैं। सीखना क्या कहते हैं, हमने अपनी इससे आगे वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे व्यवहार में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, जो हमारे अनुभवों के आधार पर और अभ्यास के आधार पर होते हैं, उनको हम सीखना कहते हैं। वही इसमें कहा गया है कि व्यवहार में किसी प्रकार का जब परिवर्तन होता है जो अनुभव का परिणाम हो, तो और जो व्यक्ति में आने वाली परिस्थिति का विभिन्न प्रकार से मुकाबला करने को तैयार करता है, हम उसको सीखना कहते हैं। अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो इसकी पहली विशेषता है सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल का क्या मीनिंग है? तो जो सीखने का जो गुण है केवल किसी विशिष्ट स्थान या किसी विशिष्ट मनुष्य में नहीं होता है, सभी में होता है। संसार के सभी मतलब जो लोग हैं, सभी लोगों में सीखने का गुण होता है। चाहे वो पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हों, हर कोई सीखता है। आप लोगों ने ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन पेट्स होते हैं, ठीक है? तो वो सब क्या करते हैं? सीखते ही तो हैं, अपनी हैबिट को इन्हेंस करते हैं, अपनी हैबिट को बढ़ाते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। तो सीखना सार्वभौमिक है, कोई भी सीख सकता है। हमारी जो दूसरी बात रही, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत कैसे? हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हम जब बहुत छोटे होते हैं तो हम पहले पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो हम पेंसिल अच्छे से पकड़कर लिखना सीखते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम पेन से लिखना सीखते हैं और फिर हम अच्छी तरह से सभी चीज़ों से लिखना सीख जाते हैं, ठीक है? तो हम सीखना जीवन पर्यंत हमारे चलता ही रहता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर मोड़ में, हर उम्र में हम सीख सकते हैं, ठीक है? व्यक्ति जन्म से ही देखा जाए तो माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता ही रहता है। वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं, संग साथियों, विद्यालय, अन्य व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और कभी कभी तो वह स्व के अनुभव से भी सीखता है ना? हम अपने अनुभवों के आधार पर भी तो सीखते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमसे पहले हुई थी, अब हमें ये नहीं करनी है। तीसरा देखते हैं, सीखना परिवर्तन है। पहले हम किसी चीज़ को हमें पहले नहीं आता था, लेकिन हमने अब वो चीज़ सीखी तो कहीं ना कहीं अब वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरे अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों में, विचारों में, इच्छाओं में, मूल प्रवृत्तियों में, भावनाओं में, इन सब में परिवर्तन करता है और वास्तव में यही सीखना होता है। जो गेट्स और अन्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो आपके व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आता है तो वो सीखना ही है। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज़ अ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे है? वातावरण से अभियोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीके, रहना सहना, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सोचिए, अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमें अभी किसी भी जैसे अगर हमें राजस्थान भेज दिया जाए, ठीक है, तो हम राजस्थान में रहने के लिए, वहाँ की कंडीशंस में खुद को सरवाइव करने के लिए खुद की बॉडी को वैसा बना लेते हैं, ठीक है? तो जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, रहन सहन, इन सब के आधार पर हम जो कुछ चीज़ें खुद के अंदर इनबिल्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सीखना। सीखने में अनुकूलन, एडजस्टमेंट। सीखना सक्रिय है। अब सक्रिय कैसे है? मतलब लर्निंग इज़ एक्टिव, है ना? तो किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। आप सक्रिय हैं ही नहीं उस चीज़ के लिए। आप सीखना, मैं डांस सीखना तो चाहती हूँ लेकिन मैं डांस करती ही नहीं हूँ। मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ, बस प्रैक्टिस करती नहीं हूँ।
ड्राइंग अच्छा लगता है लेकिन करती नहीं हूँ, तो सक्रिय होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो काम करना चाहते हैं तो उसको करना शुरू कीजिए, सक्रिय रहिए, एक्टिव रहिए उस चीज़ को लेकर। सक्रिय होकर सीखना ही वास्तविक सीखना होता है। बालक तभी कुछ कर सकता है जबकि वह सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है ना। तो ये थी हमारी सीखना सक्रिय है, यानी कि आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा तभी आप सीख सकते हैं। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। व्यक्ति प्रायः स्वयं करके तो सीखता ही है, हम खुद भी सीखते हैं और सामाजिक लर्निंग भी हमारी होती है। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं कि भाई उनके साथ उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, हमको अब ये नहीं करना है, हमको उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। दूसरों से भी हम जब सीखते हैं तो वो होता है हमारा सामाजिक लर्निंग। समाज में रहने का ढंग, बातचीत करने की कला, उठने बैठने का ढंग, परंपराओं प्रथाओं को मानने, दूसरे से उचित व्यवहार करना, ये सब चीज़ें क्या हैं? सीखना है। और हम ये सब चीज़ें किससे सीखते हैं? समाज से ही सीखते हैं। इस प्रकार जो हमारा सीखना होता है वो व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। इसको लेकर योकम और सिम्पसन ने कहा है सीखना जो है वो सामाजिक है, क्योंकि किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। आप ये सोचिए कि एक जगह पर केवल आप ही रहते हैं, ठीक है, क्या आप कुछ सीख पाएंगे? हम कुछ नहीं सीखते, हम अपने सिर्फ स्वयं के अनुभवों से ही सीख सकते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि खाना खाना कैसे है, लोगों के सामने बैठना कैसे है, चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, तो हम ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। हम ये सब चीज़ें लोगों के बीच में रहकर, उनको देखकर सीखते हैं और समझते हैं, और खुद के अंदर ये चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सीखना उद्देश्यपूर्ण है। किसी भी काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, तो हमारा जो सीखना है वो उसके सीखने का एक पर्पज़ है। सो लर्निंग इज़ अ पर्पसिव। सीखना सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना निष्फल हो जाता है। अगर आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं तो आप सीखेंगे क्या? जब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हमारे सीखने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए मार्सेल कहते हैं कि सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता होती है, और ऐसे उद्देश्य के बिना सीखने में असफलता निश्चित है। अगर आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं तो फिर आपका सीखना ही बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अगला देखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। जब से हमने लर्निंग स्टार्ट की है तब से दो ही वर्ड कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, अभ्यास और अनुभव। हमारा जो सीखना है वो अनुभवों का ही संगठन है। हम हमारे पुराने अनुभवों को ही उठाकर देखते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं। हम सभी अनुभवों से देखते हैं कि जितने भी हमारे पुराने अनुभव थे, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, हमें उनसे क्या सीख लेनी है। व्यक्ति को अपने अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा और इसके साथ ही उनके नए अनुभवों की प्राप्ति, नए व पुराने अनुभवों का योग, इन सबको मिलाकर ही सीखता है। सीखना वास्तव में नए व पुराने अनुभवों का संगठन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं वह नई नई बातें सीखता जाता है और अपने आवश्यकता अनुसार उन्हें संगठित करता रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी, ये चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, लास्ट देखने हैं। सीखना खोज है। खोज कैसे है? ये सोचिए कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है और अब हम उस चीज़ को करना सीख रहे हैं, हम वो चीज़ करना जान गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ खोज ली है। लर्निंग इज़ डिस्कवरी। सीखना वास्तव में किसी कार्य को सोच समझकर करना, एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना है, अर्थात नए ज्ञान की खोज करना। भले ही वो दूसरे इंसान के लिए नए ज्ञान की खोज ना हो, किंतु हमारे लिए नए ज्ञान की ही खोज है, क्योंकि हमें इससे पहले वो काम नहीं आता था। व्यक्ति में खोज करने की क्षमता जितनी अधिक तीव्र होती है वह उतनी ही शीघ्रता से किसी बात को सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीखना उस बात को खोजने जानने की कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। मर्सेल कहते हैं लर्निंग इज एन अफेयर ऑफ डिस्कवरिंग एंड सीइंग द पॉइंट दैट वन वांट टू डिस्कवर एंड सी। ओके, अब हम इसके साथ लर्निंग कर्व्स को देखेंगे। ओके, चलिए। अधिगम वक्र। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो सीख रहे हैं वह हम समान गति से सदैव सीखते रहें। समान गति, सीखने की गति समान हो।
हमने आज जितना सीखा है हम कल भी उतना ही सीखेंगे, नहीं। ये हमारी जो सीखने की गति है ये कम या ज़्यादा होती रहती है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम अच्छी तरह से किसी चीज़ को फोकस के साथ सीखते हैं, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ में हमने सोचा हमारा हाँ इंटरेस्ट है, हम ये करके देखते हैं, लेकिन हमारा उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया, नहीं सीखा हमने। तो इस तरह से अधिगम के हमारे 4 वक्र होते हैं। एक है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। यह वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा होता ही बहुत कम है। यह तब बनता है जब अधिगम बिना रुके तीव्र गति से बढ़ता जाए। अच्छा, अधिगम वक्र की बात आई है ना। तो अधिगम वक्र जो है तो ये एक मतलब इमेजिनेशन है मनोवैज्ञानिकों की कि हाँ ऐसे वक्र चलता होगा। वैसे देखा जाए हमने आज तक जितने भी कर्व पढ़े हैं वो सारे के सारे हमने पेपर पर पढ़े हैं, है ना। तो ये कहा भी जाता है कि जो हमारा जितने भी ये जो हमारा कर्व है अधिगम कर्व, वह किसी भी वक्र को पेपर पर जब हम उतार देते हैं उसको हम बोलते हैं अधिगम वक्र। तो इसी तरह से ये मनोवैज्ञानिकों ने बनाया है। अगर हम इसके इस साइड अगर देखें तो अधिगम की मात्रा है लिखी हुई, और अगर इधर साइड देखें तो अधिगम द्वारा लिया गया समय, यानी कि इस समय में वह इतना सीख पाया है, समझ रहे हैं आप। और इस समय में इतना सीख पाया है, इस समय में इतना सीख पाया है, मतलब जो उसके सीखने की गति है वह एकदम स्ट्रेट लाइन में है बिना रुके तीव्र गति से बढ़ता ही चला जा रहा है। जबकि ऐसा तो संभव नहीं है कि बिना रुके तीव्र गति से बढ़ता ही चले जाए। कभी कभी कम भी होता है सीखने का जो हमारी मात्रा होती है, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा आता है नतोदर वक्र यानी कि कॉनकेव वक्र, कॉनकेव कर्व। आपने साइंस में पढ़े होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस पढ़े हैं ना, उसी तरह से कॉनकेव कर्व की बात करते हैं। इधर साइड यहाँ पर भी अधिगम की मात्रा दी हुई है, उधर साइड टाइम दिया हुआ, लिया गया समय कि कोई व्यक्ति इतने लिए गए समय में कितना सीखता है। अगर इतना समय उसने लिया है तो वह कितना सीख रहा है, यहाँ से वह कितना सीख रहा है, यहाँ से कितना सीख रहा है। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जब ये पहले पॉइंट पर था तब तो चलिए ये ठीक था, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आया तो इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो थोड़ी कम हुई। जब ये इसके पास में आया तो इसके बीच की डिस्टेंस और कम हुई। मतलब कि ये जो हमारा बना ये कुछ इस तरह का बना। ये यहाँ से उठा तो ऊपर, सीखने की मात्रा बढ़ी तो फिर उसके बाद समय कम लगने लगा और अधिगम की जो मात्रा है वह ज़्यादा होने लगी, वह ऊपर बढ़ने लगी, है ना। यानी कि सीखने का समय अब कम लग रहा है और अधिगम की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये तब होता है जब हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने की तीव्र इच्छा हो, हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, तो हमें समय कम लगता है और हम सीखते अधिक हैं। ठीक है, और अब हम थर्ड पे चलते हैं, उन्नतोदर वक्र यानी कि कॉन्वेक्स कर्व। यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति, ये यहाँ पर अधिगम की मात्रा है और यहाँ पर समय है, सीखने की गति शुरू में तीव्र हो, देखिए ये यहाँ से तीव्र हो रही है किंतु धीरे धीरे कम हो जाए और उसके बाद ये नीचे होती चली जाती है। ठीक है, ये तब होता है जब हम पहले तो किसी चीज़ को बहुत ही उत्साह के साथ शुरू करते हैं, ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे करके हमारा उत्साह कम होता चला जाता है, हम उसको सीखना कम कर देते हैं। तो हमारे पहले तो अधिगम की मात्रा बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट देखते हैं, सीढ़ीदार वक्र। सीढ़ीदार वक्र जिसको टेरेस्ड कर्व भी कहते हैं। यह वक्र तब बनता है जब अधिगम की गति अनियमित रूप से कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है, और ऐसा हम सभी के ही साथ होता है। इधर हमारी फ्लुएंसी है हमेशा की तरह और इधर हमारा टाइम है। तो अधिगम की मात्रा कभी बढ़ती है कभी घटती है समय के साथ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सीढ़ीदार वक्र यानी कि टेरेस्ड कर्व। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर हमारे 4 वक्र को पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है लर्निंग की, जिसमें हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है कि क्या है
और उसके बाद हमने अधिगम वक्र पढ़े हैं, जिसमें 4 वक्र पढ़े हैं, सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और सीढ़ीदार वक्र। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आऊँगी अधिगम के पठार, और अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ओके। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।